सामवेद में यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद पर जो 4 वेद हैं हमारे, उसमें सामवेद पर जो यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र हैं उनका संग्रह होता है। सामवेद में जो ऋचिकाएँ हैं वे 1875 ऋचिकाएँ हैं और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद में प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। के शिष्य जैमिनीय को माना जाता है सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद का नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा था। अथर्वा ऋषि था, उनका नाम पर अथर्ववेद नाम पड़ा। अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। श्रेष्ठ वेद भी इसी कहते हैं अथर्ववेद को। इसमें कुल जो अध्याय हैं 20 अध्याय हैं अथर्ववेद में। इसमें 731 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इस वेद में सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों एवं अंधविश्वासों तथा जादू टोनों पर विवरण मिलता है। अथर्ववेद को आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। अथर्ववेद को औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना अथर्ववेद से ही मिलती है। अंग, मगध, अयोध्या का उल्लेख अथर्ववेद में ही किया गया है। अंग प्रदेश, मगध और अयोध्या का जो उल्लेख किया गया है वो अथर्ववेद में ही किया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया। सर्वप्रथम जो इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया है वो अथर्ववेद में ही किया है। ब्राह्मण ग्रंथ इस ग्रंथ में वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की जो रचना याज्ञिक विधान के प्रतिपादन के उद्देश्य से किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, केकयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेही आदि राजाओं का उल्लेख भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत की पहली बार व्याख्या की गई। जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है उसकी पहली बार जो व्याख्या की गई है शतपथ ब्राह्मण में की गई है। अरण्यक ग्रंथ मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ है। अरण्यक जो ग्रंथ है ये मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ है। इसकी रचना अरण्य अर्थात जंगलों में की गई थी। जंगलों में इसकी रचना की गई थी। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ है जिसका ध्येय ज्ञान की खोज करना है। जिसका उद्देश्य जो है एक ज्ञान की खोज करना है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है जिसमें 12 उपनिषदों को विशेष महत्व प्राप्त है। यदि कुल उपनिषदों की संख्या 108 है जिनमें 12 उपनिषदों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष एवं भक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष और भक्ति शब्द का भी प्रयोग किया गया है। वेदांग तथा सूत्र वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है।
ये हैं शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, ज्योतिष, कल्प, कर्मकांडनीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति, ज्योतिष तथा छंद। सूत्र साहित्य का प्रेरण वैदिक साहित्य को अनुक्षण बनाए रखने के लिए किया गया था। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्रों में यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख किया जाता है और गृह सूत्रों में मनुष्य के लिए लौकिक तथा पारलौकिक कर्तव्य का विवेचन किया जाता है। धर्म सूत्रों में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों की विवेचना की जाती है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण, धर्मशास्त्र एवं स्मृतियाँ। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण हमें पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। इनकी रचना 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में की गई थी। सर्वप्रथम पारजिस्टर नामक विद्वान ने इनके ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग अर्थात जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि, वंश अर्थात ऋषियों तथा देवताओं की वंशावली, चौथा मन्वंतर अवतार या महायुग, पांचवा वंशानुचरित अर्थात प्राचीन राज्य कुलों का इतिहास। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य, विष्णु, वायु, ब्रह्मांड, भागवत। पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण सबसे अधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है और मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। पुराण सरल एवं व्यवहारिक भाषा में लिखे गए। वैदिक साहित्य के उपरांत 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य की रचना हुई जिनमें रामायण और महाभारत है। रामायण की रचना 500 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य हुई, जबकि महाभारत की रचना 400 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी के बीच हुई। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, जबकि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में जो श्लोक हैं उनकी संख्या 1 लाख है, जिसके कारण इसे
सतशस्त्र संहिता भी कहा जाता है। इन महाकाव्यों से उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के जीवन के विषय में जो जानकारी मिलती है, धर्म सूत्र, स्मृति, भाष्य निबंध आदि के सम्मिलित रूप को धर्मशास्त्र कहा गया है। धर्मसूत्र का जो कार्यकाल है वो 500 से 200 ईस्वी पूर्व माना गया है। कालांतर में इन्हीं धर्मसूत्रों में स्मृति ग्रंथों का विकास किया गया। धर्मसूत्र की रचना गद्य में, जबकि स्मृति ग्रंथों की रचना पद में की गई है। धर्मसूत्रों की रचना की गई है गद्य में और ग्रंथों की रचना की गई है पद में। सबसे प्राचीन मनुस्मृति है, जिसकी रचना 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच मानी जाती है। नादर, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन स्मृति गुप्तकालीन है। इनसे गुप्त काल के सामाजिक व धार्मिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। मनुस्मृति के प्रमुख जो टीकाकार बारुचि, मेघातिथि, गोविंद राज, कुल्लू भट्ट है। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख जो टीकाकार हैं वो विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपरार्क है। स्मृति टीकाओं में हमें हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं सुत्त पिटक को। जातक ग्रंथों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथा है। शिंगली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश से भी भारत के प्राचीन भारत पर प्रकाश पड़ता है। जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन आगमों में सबसे जो महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र लगभग 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रभाव ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है। तो जैन ग्रंथों की ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है। भागवती सूत्र से महावीर की शिक्षाओं का संग्रह मिलता है तथा उपासक दशाओं में उपासकों के जीवन संबंधी नियम दिए गए हैं। जैन साहित्य से जो तत्कालीन भारतीय समाज की सामाजिक आर्थिक दशा का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं आद ऐतिहासिक ग्रंथों
तथा जीवनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इतिहास रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना गया है, जिसमें मौर्य कालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र पर कामंदक ने नीतिसार नामक टीका लिखा है। नीतिसार नामक टीका लिखा है। विदेशी यात्रियों का वितरण यूरोपीय व रोमन या चीनी लेखक और अरब के लेखक। यूनान और रोम के लेखकों में सबसे प्राचीन हेरोडोटस और टीसीएस का वृत्तांत है। टीसीएस ईरान का राजवैद था। टीसीएस ईरान का राजवैद था और हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाने वाला किया जाता है। उसकी अपनी पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की जो अपनी पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत से के संबंध का वर्णन किया गया है। सिकंदर के समकालीन लेखक है नियार्कस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के पश्चात 3 यूनानी राजदूत मेगास्थनीस, डाइमेकस तथा डायोनिसियस पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में आए। एक पुस्तक है इंडिका नामक पुस्तक, जो मुगलकालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है वो मिलती है। टोलमी ने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल लिखा था। टोलमी ने प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं के बारे में जानकारी नहीं है। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक की जानकारी नहीं है। वह 80 ईस्वी के लगभग हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। चीनी लेखक चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। चीनी बौद्ध यात्री भारत में यिंतु के नाम से जाने जाते थे। चीनी बौद्ध यात्री भारत में यिंतु के नाम से पुकारे जाते थे। ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और वह 16 वर्षों तक भारत में रहा। 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा ग्रहण करी। ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत सीयू की है के नाम से जानी जाती है। सीयू के नाम से जानी जाती है, जिसमें 138 देशों की यात्रा का विवरण मिलता है। इत्सिंग
7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान पान आदि के विषय में लिखा है। मात्स्वानलिन के विवरण से हर्ष के पूर्वी अभियान के विषय में सूचना मिलती है तथा चारुजुकुआ चोलों के संदर्भ में सूचना देता है। इतिहास का वर्गीकरण मुख्यतः प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक का तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित उपलब्ध प्रमाण नहीं है। प्रागैतिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। इस काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पुरातात्विक रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रस्तरयुगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त की। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ। उसे होमो सेपियंस या प्रज्ञा मानव जैसे नामों से जाना गया। पूरा पाषाण युगीन मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार या आखेट था। पूरा पाषाण कालीन चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वी.एस. वांकर के द्वारा वर्ष 1957 और 58 में की गई। भीमबेटका के शैलाश्य भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरणों में हस्त कुठार, विदानरी या खंडक, गडाशा प्रमुख थे। मध्य पुरापाषाण युग के फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। वेदनी, छेदनी, खुरचनी मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण थे। चौवन घाटी क्षेत्र से चापर चापिंग टेबल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आर्किबाल्ड कार्लाइल ने 1867-68 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी दे दी थी। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज सर्वप्रथम आर्किबाल्ड ने विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से दी थी और मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष सराय नाहर राय मैदा से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाणिक वन्यधान का प्रमाण प्रयागराज से, चौपानी मांडो और प्रयागराज से है। होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी हथनोरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। बेलन नदी घाटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है।
माइक्रोलिथ उपकरण मध्यकाल की विशेषता रही है। मध्यकाल मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, भागौर भीलवाड़ा राजस्थान। पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं यानी कि आदमगढ़ से हुए। आदमगढ़ होशंगाबाद या मध्य प्रदेश में है और भागौर जो है ये राजस्थान का है, राजस्थान में है। यहाँ से जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में प्राचीनतम कृषि का जो साक्ष्य मिला है लहुरादेव 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व संत कबीर नामक से तत्पश्चात मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। HP लेमसूर्य ने नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण की खोज 1860 ईस्वी में टोंस बेलन नदी उत्तर प्रदेश क्षेत्र से की है। कोल्डी हवा प्रयागराज से सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कोल्डी हवा याद रखने वाला पॉइंट है कि कोल्डी हवा ये प्रयागराज में, इसमें सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। बुर्ज होम नवपाषाण काल स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक बुर्ज होम है नवपाषाण काल स्थल से, ऐसा कंकाल मिला कि कुत्ते का भी शव दफनाया गया किसी आदमी के साथ में। चिरांद सारण बिहार नवपाषाण स्थल से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण की सींग के उपकरण मिले, यानी कि पशु की हड्डी के भी उपकरण बनते थे और हिरण के सींग के भी जो उपकरण मिलते थे। ये कहाँ से मिला है? चिरांद बोले तो सारण बिहार में, वहाँ से मिले। संगनकल्लू पीकली हल उत्तनूर नवपाषाण काल उत्तर नवपाषाण पुरास्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राख के संगनकल्लू पीकली हल उत्तनूर नवपाषाणिक पुरास्थल से राख के टीके के साक्ष्य मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो नमक अनाज का जो उत्पादन प्राप्त किया गया था, यानी कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का उत्पादन प्रारंभ किया गया था, वो जौ का। नवपाषाणिक उपकरण बांसुली, छेदी, छेद वाला गोला पत्थर आदि थे। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ है, जिसे बोलते थे हार्वेस्टर। मगहड़ा प्रयागराज उत्तर प्रदेश नवपाषाण काल से पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल की प्रमुख देन, नवपाषाण काल की जो प्रमुख देन है, स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास, कृषि का विकास, कुम्भकारी निर्माण, आग का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया नवपाषाण में और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नवपाषाण काल की जो देन हुई वो ये है। आदि ऐतिहासिक काल, इस काल में लेखन कला का विकास हो चुका था, किंतु इस काल की लिपियां अपठित थी। इस काल से संबंधित हमारी जानकारी केवल पुरातात्विक अनुसंधानों पर निर्भर रह गई और सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की मानी जाती है। गैरिक एवं कृष्णा लोहित
मर्दभांड आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। मनुष्य ने इस काल में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का भी प्रयोग किया है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति को कैलकोलिथिक संस्कृति के नाम से भी जाना गया। कैलोलिथिक संस्कृति। भारतीय ताम्रपाषाणिक संस्कृति कृषि एवं ग्राम्य जीवन की आधारित है थी। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति के संबंध में स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी में पाए गए। आद्र प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति आहार संस्कृति, यह इसका जो कार्यकाल है 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। कायथा संस्कृति ये 2000 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। और मालवा संस्कृति ये 1700 से 1200 ईस्वी पूर्व। और जोरवे संस्कृति ये 1400 ईस्वी से 700 ईस्वी पूर्व। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। रेडियोकार्बन C14 के द्वारा विशेष इसलिए सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि 2300 ईस्वी से 1700 ईस्वी पूर्व है। इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु सभ्यता का आकार किस तरह का है। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर और पश्चिम और पूर्व, जिसका विस्तार है किस तरह से था। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में जो है मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के तट पर एक मांडा स्थान है उत्तर में। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार में उत्तर में एक मांडा स्थान है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? चिनाब नदी के तट पर। पश्चिम में सुतकांगडेडोर है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान दास्क नदी के तट पर स्थित है पश्चिम में। अगर पूर्व की बात करें तो ये आलमगीरपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के तट पर। और दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर। इसकी जो लंबाई है यानी कि पश्चिम से पूर्व की जो इसकी लंबाई है वह 1600 है किलोमीटर। और जो उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। पहाड़ बालाथल बागोर ओजियाना एवं गिलुंद ताम्रपाषाणिक स्थल राजस्थान से संबंधित हैं। इनकी राजस्थान से संबंधित हैं। पहाड़ बालाथल बागोर ओजियाना और एवं गिलुंद। पहाड़ ताम्रपाषाण स्थल को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। जोरवे ताम्रपाषाणिक स्थल में दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल था। ताम्रपाषाणिक स्थल दायमाबाद से तांबे का कारत प्राप्त हुआ है। दायमाबाद ताम्रपाषाणिक स्थल से कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़े रथी का प्रमाण मिला है। वृत्ताकार गर्त ग्रह की प्राप्ति इनाम गांव महाराष्ट्र से हुई है। पुरातात्विक MS धवलीकर एवं HD
शंकालिया ने इनाम गांव का उत्खनन कार्य कराया है। उत्खनन कार्य इन्होंने करवाया है। इनाम गांव ताम्रपाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर से निर्मित बांध के प्रमाण मिले हैं। बुनगेरिया मध्य प्रदेश। ताम्रपाषाण स्थल से सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय की प्राप्ति हुई है। कायथा मध्य प्रदेश ताम्रपाषाणिक स्थल की खोज BS वाकनकर ने की है। यहाँ के मृतभांडों पर प्राक हड़प्पन एवं हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई दिया है। महाराष्ट्र में मृतक को अस्थि कलश में रखकर घरों के फर्श में के नीचे गाड़ा जाता था। महाराष्ट्र में ऐसी प्रथा थी। महाराष्ट्र में जो मृतक थे, मृतक को अस्थि कलश में, जो अस्थि कलश होता था उसमें रखकर घरों के जो फर्श के नीचे गाड़ा जाता था। गंगा घाटी में स्थित जो नरहन संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित थी। वर्ष 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा स्थित विशाल टीके की जानकारी दी थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा के टीके का पुनरावेशन किया था। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया और सिंधु सभ्यता की जो प्रकृति नगरीय थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु सभ्यता की नगरी ग्रामीण थी या नगरीय, तो नगरीय थी। सिंधु सभ्यता से पूर्व परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या बनवारी रायगढ़ी या धोलावीरा था। भारत के स्वतंत्र पश्चात सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो पुरास्थल की खोज की गई थी वो गुजरात से की गई। सैंधव सभ्यता के जो स्थल है उत्खनन वर्ष है, उत्खननकर्ता और देश। सूतोगई जो है यह स्थल है, कहाँ का है, उत्खननकर्ता। ये राज्य है, ना तो इसका उत्खननकर्ता का पता ना इसके सन का पता, लेकिन है कहाँ, ये अफगानिस्तान में है। सुतकांगेडोर ये 1927 में इसकी खोज की गई थी। RL स्टीन ने, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और सुतकाको ये 1962 में इसकी खोज की थी डेल्स के द्वारा। बलूचिस्तान में ही ये स्थित है। डाबरकोट, इसकी स्थापना, इसकी जो खोज की गई 1935 में अर्नेस्ट मैके ने, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। नौसारो, इसकी खोज का पता नहीं और सन का, लेकिन स्थान है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कोटदीजी ये 1953 में इसकी खोज की गई फजल अहमद खान ने। सिंध पाकिस्तान में ये स्थित है। अली मुराद NG मजुमदार, सिंध पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो 1922। राखालदास बनर्जी, सिंध प्रांत में। चंदहुड़ो ये 1931 में गोपाल मजुमदार के द्वारा सिंध में। डाबरकोट, इसकी स्थापना, इसकी खोज की गई 1935 ईस्वी में खोज की गई। किसने की? जॉन हेनरी मैके ने, बलूचिस्तान में है। बालाकोट, इसकी खोज की गई थी 1979। JF डेल्स, सिंध में यह स्थान है। अल्लाह हदीनो, इसकी खोज की गई थी 1982 में। फेयर सर्विस, कराची में है, कराची है पाकिस्तान में। मांडा, इसकी खोज की गई थी 1982 में JP जोशी के द्वारा।
जम्मू कश्मीर में स्थान है। हड़प्पा, इसकी खोज की गई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा। पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। रोपड़, इसकी खोज की गई 1953-56 में। यज्ञदत्त शर्मा, पंजाब में स्थित है। एक है बाड़ा, इसकी खोज की गई थी 1956 ईस्वी में। यज्ञदत्त शर्मा, पंजाब। राखीगढ़ी, इसकी खोज की गई 1969 में सूरजभान के द्वारा, हरियाणा में। कुरनाल, कुनाल, इसकी जो खोज की गई वो 1974 में जेपी जोशी, हरियाणा में। और बनावली 1973-74 रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा हरियाणा में है। और बालू की खोज जो की गई थी 1974 से 79 के बीच, उदयवीर सिंह तथा सूरजबान, हरियाणा। एक स्थान है मीताथल, मीताथल, इसकी खोज की गई थी 1968 में सूरजभान, हरियाणा। और कालीबंगा, इसकी खोज की गई थी 1961 में ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापड़, राजस्थान में। आलमगीरपुर, किसकी खोज की गई थी 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। एक है हुलासा, हुलास की खोज की गई थी, हुलास की ये 1978-83 के बीच की गई थी। के एन दीक्षित के द्वारा की गई थी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। मंडी, ये मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन किसने और कब की इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। रंगपुर, इसकी खोज की गई थी 1900, इसके खोज में 1931 से 34 माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। स्थान है ये गुजरात में। धोलावीरा, धोलावीरा की जो ये खोज की गई थी ये 1990 से 91 रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। गुजरात में ही शहर है, यानी कि रंगपुर भी गुजरात में और धोलावीरा भी। सुतकोतड़ा भी ये गुजरात में है। और लोथल भी आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा स्थान गुजरात में है, तो लोथल, सुरकोतड़ा और धोलावीरा, रंगपुर सभी गुजरात में है। लोथल की जो खोज की गई थी, लोथल की 1957 से 58 SR राव के द्वारा की गई थी। पादरी, इसकी भी खोज का कोई पता नहीं, लेकिन गुजरात में है। और रोजदी, ये जो है ये भी गुजरात में है। इसकी खोज 1982 से 95, लेकिन इसकी खोजकर्ता का अभी कहीं साक्ष्य नहीं मिला। मालवण, इसकी जो खोज की गई थी 1967 में जेपी जोशी, गुजरात से। और कुंताशी, MK धवली, MR रावल, और ये गुजरात में है। देसलपुर, ये 1974 में 64 में सॉरी देसलपुर 1964 में खोज की गई थी KV सौंदरराजन, गुजरात के द्वारा। गुजरात में है ये KV, इसकी जो खोज की गई थी KV सौंदरराजन के द्वारा। और दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। इसकी खोज की थी रंगनाथराव और MS शाली के द्वारा। 1974-75, 1974-75-76 भगवानपुर, जेपी जोशी, हरियाणा में ये शहर है भगवानपुरा। मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। यहाँ से कुषाण कालीन मृतक स्तूप के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं। यहाँ से कुषाण कालीन स्तूप के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अन्नगार सभ्यता है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी गई। अस्नागार के जो केंद्रीय प्रांगण का जो जलाशय है, जो जलाशय था 11.89 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और गहराई थी इसकी 2.44 मीटर, 2.44 मीटर इसकी गहराई थी। मोहनजोदड़ो के जो वैध स्नानागार में उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। फैक्ट ऐसे भी आ सकता है कि जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी पूर्व पश्चिम थी, लेकिन जो सीढ़ियाँ थी उत्तर दक्षिण में बनी हुई थी। वैध स्नानागार को प्राकृतिक चारकोल में परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। इस पुरास्थल से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पदाशन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र भी मिला है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न बनेगा कि जो पदाशन की मुद्रा में विराजमान योगी का चित्र कहाँ से मिला है? ये मिला है मोहनजोदड़ो से। इस स्थल से प्राप्त पद्मासन योगी के चित्र के चारों ओर हाथी, भैंस, गैंडा, चीता के भी चित्र प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील मुद्रा पर 3 मुख वाले देवता की प्रतिमा मिली है, जिसे जॉन मार्शल ने रुद्र शिव कहा गया। कांसली मिट्टी की जो गिलहरी मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से के अनेक घरों से व्यक्तिगत कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस हिंदू स्थल से कांस्य से निर्मित भैंसे एवं बकरे की प्रतिमा भी मिली है। हड़प्पा